तो आज हमारे हाथ लगे हैं कुछ दस्तावेज जो हमें रांची शहर की गहराई में ले जाएंगे, वही रांची जिसे झारखंड का दिल भी कहा जाता है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को पढ़ना नहीं है, बल्कि उनकी परतों को एक एक कर खोलना है। हाँ, एक सिलसिलेवार तरीके से समझना है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहली स्लाइड का शीर्षक है रांची झारखंड का दिल, और इसमें लिखा है कि रांची सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि झारखंड का शिमला और झरनों का शहर भी है। जी, ये उपनाम एक तरह से इसकी पूरी कहानी कह देते हैं, और इसमें कुछ बुनियादी तथ्य भी दिए गए हैं। जैसे कि इसकी स्थापना। हाँ, इसकी स्थापना हुई थी 1899 ईस्वी में, जब इसे लोहरदगा से अलग किया गया था। अच्छा, 1899 में। जी, और इसके कुछ और भी नाम हैं, जैसे मोटरिस्ट्स पैराडाइज और विलेजर्स रिजॉर्ट। क्षेत्रफल की बात करें तो ये 5097 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य में तीसरा सबसे बड़ा जिला है। और यहाँ एक एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है जिसमें इसी बात पर जोर दिया गया है कि रांची की स्थापना 1899 में लोहरदगा जिले से अलग होकर हुई थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो अक्सर पूछा जाता है। चलिए अब बात करते हैं रांची की भौगोलिक सीमाओं के। ये जिला सर्वाधिक 8 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हाँ, और ये एक लैंडलॉक्ड जिला है, मतलब इसकी कोई भी सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती है। तो ये सिर्फ एक राज्य को छूता है? जी, सिर्फ पूर्व में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले को। इसके अलावा जो 8 झारखंडी जिले इसे छूते हैं वो हैं चतरा, रामगढ़, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और सरायकेला। 8 जिले, ये तो काफी ज्यादा है। बिल्कुल। उत्तर में हजारीबाग और रामगढ़ है, मतलब ये एक तरह से राज्य के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। इसका एग्जाम अलॉट बॉक्स भी यही महत्वपूर्ण बात बताता है कि रांची राज्य का वो जिला है जो सर्वाधिक 8 जिलों को स्पर्श करता है, और यही इसकी रणनीतिक अहमियत को भी बढ़ा देता है। तो प्रशासनिक तौर पर रांची दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है। इसका ढांचा कैसा है? इसके ढांचे को अगर हम समझें तो इसमें 2 अनुमंडल हैं। कौन कौन से? एक है रांची सदर और दूसरा बुंडू, और कुल 18 प्रखंड हैं, मतलब ब्लॉक्स। और एक नगर निकाय जो है रांची नगर निगम। जी हाँ, और इस नगर निगम की अपनी एक खास पहचान है। इसकी स्थापना हुई थी 1979 में, और ये झारखंड का सबसे पुराना और कह सकते हैं पहला नगर निगम है। अच्छा, पूरे राज्य का सबसे पहला, ये तो एक बहुत बड़ा तथ्य है। बिल्कुल। अब कुछ प्रमुख प्रखंडों और उनकी पहचान पर नजर डालते हैं। जी, प्रमुख प्रखंडों में नामकुम, कांके, रातू, बेड़ो, इटकी, उरमांझी, सिल्ली, तमाड़, ये सब शामिल हैं। और इनमें से खलारी प्रखंड का जिक्र अलग से है, क्यों? वो इसलिए क्योंकि खलारी अपनी कोयला खदानों और मतलब अपने औद्योगिक महत्व के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और यहीं पर एसीसी सीमेंट फैक्ट्री भी है। बिल्कुल, यही वो फैक्ट्री है जो राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परीक्षा नोट में भी यही बताया गया है कि खलारी प्रखंड कोयला खदान और एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। सही। अब जरा आंकड़ों की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार रांची की जनसंख्या 29 लाख से ज्यादा थी। ये तो राज्य में सर्वाधिक है। जी, सर्वाधिक जनसंख्या। और सिर्फ जनसंख्या ही नहीं, साक्षरता दर भी वो 76.06% है, जो झारखंड में सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा आबादी भी और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी। हाँ, ये दोनों बातें इसे खास बनाती हैं। और राजनीतिक रूप से भी इसका कद बड़ा है। यहाँ विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। 7 सीटें, ये भी राज्य में सर्वाधिक है। जी हाँ, ये भी राज्य में सर्वाधिक है। इन सीटों के नाम हैं रांची, हटिया जो एससी के लिए आरक्षित है, सिल्ली, तमाड़ जो एसटी के लिए है, मांडर एसटी और खिजरी भी एसटी के लिए आरक्षित है। तो यहाँ के याद रखे बॉक्स में भी इन्हीं 2 बातों को दोहराया गया है, सर्वाधिक विधानसभा सीटें यानी 7 और सर्वाधिक साक्षरता दर। बिल्कुल। चलिए अब इतिहास में थोड़ा और पीछे चलते हैं। नागवंशी राजाओं से इसका क्या संबंध रहा है? देखिए, रांची का इतिहास बहुत गहरा है। मुंडा और नागवंशी शासकों ने इसी क्षेत्र से शासन किया था। अच्छा, तो प्राचीन राजधानियां सुतियांबे और चुटिया यहीं थीं? जी हाँ, वो इसी जिले में स्थित थीं। बाद में जब 1831-32 का कोल विद्रोह हुआ तो उसके बाद इसे दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी यानी SWFA का केंद्र बनाया गया। यहाँ एक ऐतिहासिक तथ्य है कि नागवंशी राजाओं की राजधानी सुतियांबे रांची जिले का ही हिस्सा है। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये शहर के प्राचीन गौरव को दिखाता है। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी रांची की भूमिका काफी अहम थी। बहुत अहम,
यहाँ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और पांडे गणपत राय ने किया था। और उन्हें फांसी दे दी गई थी। हाँ, जी। अप्रैल 1858 में उन्हें रांची जिला स्कूल के द्वार पर एक कदम के पेड़ पर फांसी दी गई थी। और आज उस स्थान को शहीद चौक के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। वो पेड़ तो अब नहीं है, लेकिन उनकी शहादत आज भी उस चौक पर जिंदा है। तो महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को जिला स्कूल के पास कदम के पेड़ पर फांसी दी गई थी। जी। इतिहास से निकलकर अब नदियों की बात करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा, इसका उद्गम होता है रांची के नगड़ी नाम की जगह से, रानी चुआ से। और ये झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी दूसरी नदी में मिले बिना स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये तो सच में बहुत खास बात है। हाँ, और इसकी सहायक नदियां हैं जुमार, हरमू, कांची और राड़ू। और परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि स्वर्ण रेखा और दक्षिणी कोयल दोनों का उद्गम स्थल रांची का नगड़ी ही है। एक ही जगह से दो बड़ी नदियां निकलती हैं। ये प्रकृति का एक अजूबा ही है। और जहाँ इतनी नदियां होंगी वहाँ झरने तो होंगे ही, इसीलिए शायद रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। बिल्कुल सही। यहाँ कई प्रमुख जलप्रपात हैं। कौन कौन से? पहला है हुंडरू फॉल। ये स्वर्णरेखा नदी पर है और राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरा सबसे ऊंचा? जी। दूसरा है दशम फॉल, जो कांची नदी पर है। और तीसरा है जोहना फॉल, ये राडू नदी पर है। जोन्हा फॉल को गौतम धारा भी कहते हैं, ऐसा क्यों? ऐसी एक मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ स्नान किया था, इसी वजह से इसका ये नाम पड़ा। इनके अलावा सीता फॉल, तिरु फॉल और सोनुआ जलप्रपात भी यही हैं। तो यहाँ एक नोट में बताया गया है कि जोन्हा फॉल को गौतम धारा भी कहा जाता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब रांची की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं, टैगोर हिल। टैगोर हिल, जो मोरहाबादी में है, इसका इतिहास ये है कि ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर का निवास स्थान हुआ करता था 1908 से। अच्छा, उनके बड़े भाई का? जी। और इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहीं पर बाल गंगाधर तिलक की प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य का बांग्ला में अनुवाद किया गया था। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो गीता रहस्य का बांग्ला अनुवाद टैगोर हिल पर ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर ने किया था। जी बिल्कुल। ये जगह साहित्य और शांति का संगम है। अब कुछ प्रमुख धार्मिक स्थलों की बात करते हैं। पहला है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 1691 में बड़कागढ़ के राजा एनीनाथ शाहदेव ने करवाया था। और यहाँ पुरी की तर्ज पर ही एक ऐतिहासिक रथ यात्रा आयोजित होती है। 1691, मतलब ये तो 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। बहुत पुराना। दूसरा है पहाड़ी मंदिर या टंगरी, जो भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है और एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। और पहाड़ी मंदिर की एक अनोखी परंपरा है। ये देश का शायद एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया जाता है। ये सच में अनोखा है। देशभक्ति और आस्था का ऐसा संगम कहीं और देखने को नहीं मिलता। तो एग्जाम अलर्ट में भी बताया गया है कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 1691 में हुआ और पहाड़ी मंदिर में तिरंगा फहराने की परंपरा अद्वितीय है। दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। धार्मिक स्थलों की सूची में आगे बढ़ते हैं। सूर्य मंदिर, बुंडू। हाँ, ये रांची टाटा रोड पर है और अपनी वास्तुकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये एक विशाल रथ के आकार का है। रथ के आकार का? जी, जिसे 7 घोड़े खींच रहे हों। फिर है देवड़ी मंदिर, तमाड़ में। यहाँ माँ दुर्गा की 16 भुजाओं वाली, मतलब 16 भुजी, एक अनोखी मूर्ति है। 16 भुजाओं वाली? ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। हाँ, ये बहुत खास है। और इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी यहाँ अक्सर आशीर्वाद लेने आते हैं। अच्छा, तो ये वो ही मंदिर है? जी। और एक और महत्वपूर्ण मंदिर है मदन मोहन मंदिर, बुढ़िया में। तो परीक्षा के लिए ये जानना जरूरी है कि देवड़ी मंदिर झारखंड का एकमात्र मंदिर है जहां 16 भुजाओं वाली दुर्गा मां की पूजा होती है। बिल्कुल। अब एक बहुत ही अनोखी जगह पर आते हैं, मैक्लूस्कीगंज। इसे झारखंड का मिनी लंदन कहा जाता है। ये तो कमाल की जगह है। ये खलारी प्रखंड में है और विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है। बहुत आकर्षित करती है। और इसका एक राजनीतिक इतिहास भी रहा है, विधानसभा में मनोनयन को लेकर। हाँ, पहले विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत होते थे, जैसे ग्लेन जोसेफ गाल्स्टन, जिनका संबंध अक्सर इसी जगह से होता था।
हालांकि 2024 से यह मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। तो एग्जाम अलर्ट में भी ये साफ किया गया है कि मैक्लूस्कीगंज विश्व का एकमात्र गांव है जिसे एंग्लो इंडियन समुदाय ने बसाया था। एक जीती जागती विरासत है ये जगह। शहर के कंक्रीट से निकलकर अब जरा पार्कों की बात करते हैं, रांची के ग्रीन लंग्स की। इसमें सबसे प्रमुख है जैव विविधता पार्क यानी बायोडायवर्सिटी पार्क। ये नामकुम के लाल खटंगा में है और इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। और दूसरा है नक्षत्रवन। हाँ, ये राजभवन के ठीक सामने है और इसकी खासियत यह है कि यहाँ नक्षत्रों के अनुसार वृक्ष लगाए गए हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है ना? और तीसरा है सिद्धू कान्हू पार्क, जो शहर के बीचों बीच एक प्रमुख मनोरंजन स्थल है। इन पार्कों का महत्व रांची के ग्रीन सिटी छवि और औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए है। एग्जाम अलर्ट भी यही बताता है कि बायोडायवर्सिटी पार्क की स्थापना 2012 में हुई थी। जी, और ये औषधीय पौधों के लिए प्रसिद्ध है। अब वन्यजीव संरक्षण की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है भगवान बिरसा जैविक उद्यान। ये ओरमांझी के चकला में है और इसे 1994 में आम जनता के लिए खोला गया था। यहाँ क्या खास है? यहाँ शेर, बाघ और हिरण सफारी पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण है। और दूसरा है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, जो मुटा के रुक्का में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1987 में IUCN के तहत हुई थी। तो यहाँ तारीखें याद रखना महत्वपूर्ण है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र 1987 में और बिरसा जू 1994 में जनता के लिए खुला। जी, दोनों अलग अलग साल हैं। किसी भी शहर के लिए पानी उसकी जीवन रेखा होता है। रांची के प्रमुख डैम कौन से हैं? सबसे प्रमुख है गेतलसूद डैम, जिसे रुक्का डैम भी कहते हैं। ये स्वर्ण रेखा नदी पर है और ये बिजली उत्पादन और जलापूर्ति दोनों करता है। और इसके अलावा दूसरा है कांके डैम। ये गोंदा पहाड़ी की तलहटी में बना है और एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। तीसरा है हटिया डैम, जिसे धुरवा डैम भी कहते हैं। ये रांची शहर और HEC क्षेत्र की जलापूर्ति का मुख्य स्रोत है। एग्जाम अलर्ट में बताया गया है कि गेतलसूद डैम स्वर्णरेखा नदी पर है और इसे रुक्का डैम भी कहते हैं। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं जमीन के नीचे छिपे खजाने की, यानी खनिज संपदा की। यहाँ कोयला मतलब कोल, खलारी, पिपरवार और राय क्षेत्र में भारी मात्रा में मिलता है। ये पूरा CCL का क्षेत्र है। और चूना पत्थर? चूना पत्थर भी खलारी क्षेत्र में ही पाया जाता है, जो सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल है। और ग्रेनाइट? ग्रेनाइट तुपुदाना क्षेत्र में मिलता है। वहाँ ग्रेनाइट की कटिंग और पॉलिशिंग का एक बहुत बड़ा उद्योग क्लस्टर है। तो परीक्षा के लिए ये जानना जरूरी है कि तुपुदाना विशेष रूप से ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, तुपुदाना मतलब ग्रेनाइट। खनिजों के साथ साथ यहाँ बड़े उद्योग भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण है HEC यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1958 में धुरवा में हुई थी। इसे आधुनिक भारत के मंदिर और कारखानों का कारखाना भी कहा जाता है। जी, क्योंकि ये खुद कारखाने बनाने वाली मशीनें बनाता था। ACC सीमेंट खलारी में है। उषा मार्टिन टाटीसिल्वे में विश्व स्तरीय स्टील वायर रोप्स बनाती है और इंसुलेटिव फैक्ट्री नामकुम में है। तो एग्जाम अलर्ट में HEC की स्थापना का वर्ष 1958 और इसे भारत के भारी उद्योगों की रीढ़ कहा जाना महत्वपूर्ण बताया गया है। ये भारत के औद्योगिक इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय है। अब एक और दिलचस्प योजना, एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP। इसके तहत रांची के लिए क्या चुना गया है? रांची जिले के लिए ODOP के तहत अमरूद यानी गुआवा का चयन किया गया है। अमरूद, जी। यहाँ की जलवायु इलाहाबादी सफेदा और लाल गूदे वाले अमरूदों के लिए बेहतरीन है। इसका उद्देश्य अमरूद से जेली, जूस और पल्प बनाने वाली प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देना है, ताकि किसानों की आय बढ़ सके। बिल्कुल। तो संक्षेप में रांची का ODOP अमरूद है। अब ज्ञान के केंद्र यानी प्रमुख विश्वविद्यालयों की बात करते हैं। यहाँ रांची विश्वविद्यालय है RU, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, बिहार विश्वविद्यालय से अलग होकर। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यानी BAU कांके में है और इसकी स्थापना 1981 में हुई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी यहीं ब्राम्बे में है और अब तो IIM और IIT जैसे संस्थान भी यहाँ हैं। तो एग्जाम अलर्ट में रांची विश्वविद्यालय 1960 और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 1981 की स्थापना के वर्ष दिए गए हैं। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान हैं। शिक्षा के अलावा चिकित्सा और तकनीक के क्षेत्र में भी रांची का नाम है। हाँ, BIT मिश्रा जो 1955 में स्थापित हुआ, देश का एक बहुत ही प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज है। और मेडिकल में RIMS, जो बरियातू में है, राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज है।
और CIP कांके यानी केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, इसकी स्थापना तो अंग्रेजों के समय 1918 में हुई थी। 1918 में? ये तो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। जी, और RINPS भी एक प्रसिद्ध मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है। तो एग्जाम अलर्ट में CIP की स्थापना का वर्ष 1918 बताया गया है। ये देश की धरोहर है। अब बात करते हैं खेल की। रांची ने देश को कई बड़े खिलाड़ी भी दिए हैं। सबसे बड़ा नाम तो MS धोनी का है, और यहाँ धुर्वा में स्थित JSCA स्टेडियम एक विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। और खेलगांव? हाँ, खेलगांव होटवार में है, जहाँ 2011 में 34वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए थे। दीपिका कुमारी तीरंदाजी में, सलीमा टेटे हॉकी में। रांची ने देश को कई ओलंपियन दिए हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि 34वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2011 में रांची के होटवार खेलगांव में हुआ था। जी, एक बहुत बड़ा आयोजन था वो। अब बात करते हैं रांची के आधुनिक स्वरूप की, स्मार्ट सिटी। हाँ, धुर्वा क्षेत्र में एक आधुनिक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी विकसित हो रही है। झारखंड विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा है। पहली पेपरलेस विधानसभा? जी, सारा काम डिजिटल। और धुर्वा में ही बना नया हाईकोर्ट कैंपस क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कैंपस है। ये पूरा क्षेत्र कोर कैपिटल एरिया के रूप में विकसित हो रहा है। तो एग्जाम अलर्ट में भी इस बात पर जोर है कि झारखंड विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा है। ये तकनीक के इस्तेमाल की एक बेहतरीन मिसाल है। अंत में कुछ और विविध लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, रांची शहर के कांके से होकर गुजरती है और ये इसे भारत की एकमात्र ऐसी राजधानी बनाती है। और क्या है? वार मेमोरियल है दीपाटोली आर्मी कैंट में। रॉक गार्डन है कांके डैम के पास, जिसे जयपुर के रॉक गार्डन की तर्ज पर बनाया गया है। और शहीद चौक, जिसके बारे में हमने बात की थी, 1857 के वीरों की याद में एक स्मृति मेमोरियल है। तो इन सभी जानकारियों का सार क्या है? सार यही है कि रांची केवल एक राजधानी नहीं, बल्कि शिक्षा, उद्योग, पर्यटन और संस्कृति का कह सकते हैं एक संगम है। और यहाँ का सुहावना मौसम और तेजी से होता विकास इसे पूर्वी भारत का एक प्रमुख शहर बनाता है। और परीक्षा की रणनीति के हिसाब से ये जिला JPSC या JSSC परीक्षा के लिए एक हाई यील्डिंग टॉपिक है। तो यह थी रांची की एक विस्तृत झलक, स्थापना से लेकर स्मार्ट सिटी बनने तक, इतिहास से लेकर उद्योग तक, हर पहलू अपने आप में एक कहानी कहता है। यह वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक शहर की पहचान उसकी भौगोलिक स्थिति, उसके इतिहास के नायकों और उसके वर्तमान की आकांक्षाओं से मिलकर बनती है। रांची इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। आज के इस चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, जब कोई शहर स्मार्ट सिटी बनने की ओर बढ़ता है तो वो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को इस नई पहचान के साथ कैसे संतुलित करता है? यह एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।